कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। मुल्क के मारूफ शायरों और कवियों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी में अगले एपिसोड के अंदर निदा फ़ाज़ली से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। आज के इस दूसरे एपिसोड में प्रोफेसर अज़ीज़ इंदौरी साहब निदा फ़ाज़ली से उनके फ़िल्मी नगमों और उनके फ़िल्मी कैरियर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जो नगमे लिखे हैं उनमें किस तरह अपने खूने जिगर को उन्होंने समोया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के हर फर्द की ज़बान पर वो नगमे गुनगुनाए जाते हैं। आइए उनके इस फ़िल्मी कैरियर और जो नगमे लिखे हैं उनके मुताल्लिक बातचीत से महजूज़ हों और लुत्फ़ उठाएँ। अच्छा, आपका ग्वालियर से फिर सफ़र बॉम्बे का रहा? ग्वालियर से मेरा रिश्ता दो पेड़ों से था। एक का नाम इमली था, हाँ मालूम है। एक का पीपल था। तो दोनों आपकी शायरी में मौजूद और हैं। मैंने इन डिटेल अपने ग्वालियर से अपने रिश्ते को अपने दो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में लिखा है, बड़े विस्तार से, बड़ी तफसील से। ग्वालियर एक बहुत कल्चरल सेंटर रहा है मध्य प्रदेश का। वहाँ तानसेन का मज़ार भी है। वो जो वहाँ पर उर्दू के बहुत बड़े शायर शाह मुबारक आबरू का मज़ार भी है। वहाँ अकबर के नौरत्न अबुल फजल और फैदी जो हैं उनका मज़ार भी है। उसके अलावा वह उसी ज़मीन से ताल्लुक़ शिवमंगल सिंह सुमन का भी है, जानिसार साहब का भी है, और मुकुट बिहारी सरोज से का भी है। ये तो मौजूदा लोगों का आपने जी हाँ पता है। मौजूदा लोग जो अब नहीं रहे। जी नहीं रहे। मेरा ये कहना है कि आपका वहाँ पर एक बिल्कुल नई फ़िक्र आपके यहाँ उभर चुकी थी सन 60 के बाद ही। और ये जो आज आप जो गुफ्तगू का आपने सिलसिला दराज किया है, इसको आप मज़ीद जिला देने के लिए, रोशनी देने के लिए जब आपने बॉम्बे का सफ़र किया तो मेरा ख़्याल ये है कि आपको ग्वालियर से बड़ा कैनवास बॉम्बे में मिला और वहाँ आपने बहुत सी सच्चाइयों को परखा, देखा और एक किताब लिखी आपने, मुलाकातें। उस किताब में जो हमारे बड़ी बड़ी शख्सियतें शायरी की मौजूद थीं, उनकी उन कमज़ोरियों को आपने गिनाने की कोशिश की जो सच्चाई से दूर थी। इसका सबब क्या था जो आपने मुलाकातों में इसका सबब इख्तलाफ किया उन लोगों से? सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आज जो डेफिनेशन एजुकेशन की है वो गलत है जी। नेल्सन मंडेला ने एक बयान में कहा कि एजुकेशन इज ए वेपन, यू कैन चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड विद इट। मैं बलराम झाकर जो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उनके इनविटेशन पर गवर्नर हाउस गया हुआ था शेर सुनाने। मैंने अपनी एक पोएम सुनाने से पहले दो जुमले बोले थे कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन आवर कंट्री। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक लेडी IAS मेरे पास आई, कह लगी, निदा, योर पोएम इज ब्यूटिफुल बट आई डोंट एग्री विद योर स्टेटमेंट। मैंने उनसे पूछा कि उस स्टेटमेंट में क्या गलती है। कह लगा, आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है और एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। कह लगे, कौन सी एजुकेशन? वो एजुकेशन जो मदरसों में की दी जाती है, वो एजुकेशन जो शिशु मंदिर में दी जाती है,
वो एजुकेशन जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग से आतंकवाद बनाती है, वो भी एजुकेटेड है। हमें कहने लगी वो, हमें एजुकेशन नहीं, हमें राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चाहिए, ताकि इंसान क्लोन्स की तरह से, क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट के जरिए से इंसान आदमी से जानवर नहीं बने। वो जो आतंकवाद बंबई में हुआ पिछले दिनों, उनमें जो नौजवान आए थे वो 18 से 25 साल की एज तक के थे जी। ये जो एज है तामीरी, ये जो एज है कंस्ट्रक्टिव एज, इस एज को आप, एक तो वो गरीबी की एज है, उस गरीबी को पैसे से खरीदते हैं आप, और खरीद कर अपने साजों में डाल देते हैं और फिर उन्हें जानवरों की तरह मरवा देते हैं। तो मैंने ये सोचा, अगर नेल्सन मंडेला जो इतने बड़े लीडर थे, अगर वो गवर्नर हाउस में उस लेडी की बात सुन लेते तो अपना स्टेटमेंट शायद बदल देते। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री में एजुकेशन हाईजैक कर ली गई है सियासत के द्वारा। ये तो खुली हुई बात है जो साफ नजर आ रही है, और इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, नौजवान नस्ल भुगतते रहेंगे। निदा साहब, आपकी नज़मों में ख़ास तौर से, गीत पर हम बाद में बात करेंगे, नज़मों में समाज बहुत खुलकर सामने आया है। मसलन आपकी एक नज़म बहुत जो अपील की, हाजरा, वो एक स्टेटमेंट था एक लेडी का जो आपने एज इट इज़ उसे अपनी नज़म में पेश कर दिया, मगर उस सच्चाई के साथ। दूसरी एक आपकी नज़में, चूँकि आपका पूरा ख़ानदान माइग्रेट हो चुका था पाकिस्तान, आप अकेले यहाँ रह गए थे, तो माँ का जो तसव्वुर था या माँ की याद जो थी या माँ की एक ललक थी, वो आपको सताती थी, और इसीलिए आपने कराची को माँ कहा और बम्बई को बेटा कहा। तो ये जो समाज का ये जो शऊर आपके वहाँ बिल्कुल नए अंदाज से आया, इसने आपको कहाँ से ये सब प्रेरणा और ये सब जज्बा आपके दिमाग में पैदा किया? आज भी समाज हमारा बिखराव में है, आज भी आपकी नज़में उसी अंदाज की छप रही हैं, और सबसे बड़ी बात निदा साहब, आपके यहाँ जो खूबी है इन तमाम समाजी दुखों की और समाजी तलखियों की, कि आप शायरी के ज़रिए से उसको पेश करते हैं। वो खुरदुरापन नहीं होता, उसमें ऐसा नज़र नहीं आता कि आप शायरी से कुछ हट गए हैं। तो देखिए, रघुपति साए फिराक जी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे जी। वो सिर्फ शायर नहीं थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, प्रोफेसर भी थे। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अपने लेक्चर में कि सिर्फ उर्दू पढ़ के उर्दू में अच्छी शायरी नहीं हो सकती। उनका कहने का मतलब ये था कि शायर हो या कवि हो, जिस दुनिया में रहता है उन दुनिया की सारी दिशाओं को अपनी नज़र में रखे। हकीकत में मैंने जी अपना रिश्ता अपने अध्ययन के माध्यम से किसी पर्टिकुलर भाषा से नहीं, उस संसार से जोड़ा जो मेरे शऊर के साथ आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। जब मैं अपने घर में था तो मेरे बाप शायर थे, उनकी शायरी तक मेरी विरासत थी। उस विरासत में मैंने कबीर और सूरदास को भी शामिल कर लिया, और आगे बढ़ा तो मालूम पड़ा रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम बंगाली के पोइट हैं, वो भी इसमें आ गए। और आगे बढ़ा तो मालूम पड़ा विटमैन भी उसमें आ गए, और आगे बढ़ा तो मालूम पड़ा चेखोव और सोल्जेनित्सिन भी उसमें आ गए। तो है क्या कि एजुकेशन की जो आज डेफिनेशन है वो सिरे से गलत है। कबीर दास
अपने आप को अनलेटर्ड कहते थे, लेकिन वो कबीरदास जो अपने आप को अनलेटर्ड कहते थे, अपढ़ कहते थे, उसने भारत के एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी को नोबेल प्राइज दिलवा दिया और उसका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। मेरी ज़रा सी मैं आपका शायरी के सफ़र पर हमारी थोड़ी सी बात हो जाए। हाँ, बॉम्बे पहुंचने के बाद आपने ज़्यादा जो ध्यान दिया वो शायरी की तरफ दिया। फिल्मों में तो आप बहुत बाद में आए, आपके भाई थे सबा फाजली साहब, वो फिल्मों से अटैच भी थे हालांकि, लेकिन जिस तरीक़े से आपने बॉम्बे में जाने के बाद अपनी शायरी को बड़े कैनवास के ज़रिए उसकी वजह अदब को है दिया। बॉम्बे इज ए कॉस्मोपॉलिटन जी। सिटी। बॉम्बे में, बॉम्बे एक लेबोरेटरी है जी जी साइंस की। जिंदगी के तजर्बात की जितनी रंगारंगी और वैरायटी बॉम्बई में मिलती है, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं मिलती। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें शब्दों का अभाव है। हम कहते हैं बम्बई, बम्बई एक नहीं है। एक बम्बई में बहुत सारी बम्बई हैं। फुटपाथ पे रात बिताने वाली बम्बई, आपके गले की चेन छीन कर भागने वाली बम्बई, रास्ते पर भीख मांगने वाली बम्बई, स्टेशन पर बिना टिकट चलने वाली बम्बई, 5 स्टार पर थोड़ा खाकर ज्यादा खाना बर्बाद करने वाली बम्बई, फिल्म इंडस्ट्री में चेहरों की कीमत लगाने वाली बम्बई। बम्बई में एक कब्रिस्तान भी है जिसमें मधुबाला भी है, मोहम्मद रफ़ी भी हैं, मीना कुमारी और साहिल लुधियानवी भी हैं। हम जिस युग में जिंदा हैं इसे बाजार युग कहा जाता है, और बाजार अपनी तराजू से, अपने बाटों से जिंदगी की वैल्यूज की नाप तोल करता है। उस कब्रिस्तान में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बम्बई में शास्त्री नगर में है, मधुबाला का के चेहरे की कीमत बाजार ने ज्यादा लगाई, उनका मजार मार्बल का है। मोहम्मद रफ़ी से गले से जो निकलने वाली आवाज़ थी उसकी कीमत भी बाजार में ज़्यादा थी, उनका मज़ार ग्रेनाइट का है। लेकिन शब्दों का मज़ार जो साहिल लुधियानवी का था उसकी कीमत बाजार में उस ज़माने में भी और आज भी ना होने के बराबर है। उसका मज़ार 5 बरसातों की बौछारें झेलकर निशान से बेनिशान हो गया, और आज भी खरे शब्द की खोज सबसे कठिन मसला है। जैसा कोई ऐसी आपका की नज़्म जो बॉम्बे के इस सारे कैनवास को की नुमाइंदगी करती हो, हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन उस नज़्म की तरफ। मैं वो बॉम्बे पे तो नहीं, जी आज जो बहुत बड़ा मसला है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है जी वो है आतंकवाद का। मेरी नज़र में आतंकवाद का कोई इलाका नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, कोई जुबान नहीं होती। जी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जो मारी गई तो मारने वाले का मज़हब बताया गया कि मुसलमान है। तो मेरे जहन में सवाल आया कि जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ तो उसे मारने वाला कौन था? हिंदू था। फिर सवाल आगे बढ़ा कि जॉन एफ कैनेडी को जिसने मारा था क्रिश्चियन था। वो तो अमनो अहिंसा के अवतार ईसा मसीह थे का मानने वाला था। तो ये चेहरे बदल रहे हैं। जी पिछले दिनों पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट आई थी, उसने ये कहा था कि दिस एक्सट्रीमिज्म इज ए बिजनेस।
क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों में होता था, अब इंसानी जहनों पर होने लगा है। फिर एक बात और भी आ रही है सामने, वो ये कि हम वक्त देखकर मातम करते हैं। मातम के कई मौके आते हैं। उड़ीसा में जो हुआ वो भी मातम का मौका था। 1984 में सरदारों के साथ जो हुआ दिल्ली में, वो भी मातम का मौका हम ये था। चाह रहे हैं निदा साहब, महाराष्ट्र में जो रीजनलिज्म के नाम पर हुआ, वो भी मातम का मौका था। आतंकवाद के कई चेहरे होते हैं, किसी एक चेहरे से आतंकवाद को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सही है। मैंने एक नज्म लिखी है जी। आतंकवाद पर कि जब बम फटता है तो ये नहीं देखता कि सामने कौन से मजहब का आदमी है, कौन सी भाषा का आदमी है, कौन से नजरिए का आदमी है। जी। वो टुकड़े इंसानी जिस्मों के टुकड़े कर देता है। उस वक्त एक माँ ने एक ख्याल सोचा था, उसको मैंने वर्सिफाई किया है जी, फरमाइए। कि जो भी हुआ था किसने किया था पता नहीं है। जो भी हुआ था किसने किया, जो भी हुआ था किसने किया था पता पता नहीं है। बस इतना मालूम है, इतना मालूम है, जिंदा इंसानों के जिस्मों के बिखरे टुकड़ों में मेरा बच्चा भी शामिल था। वाह वाह। जो भी हुआ था किसने किया था पता नहीं है। बस इतना मालूम है, जिंदा इंसानों के जिस्मों के बिखरे टुकड़ों में मेरा बच्चा भी शामिल था। कोई किसी की अंगूठी को अपना रिश्ता मान रहा था। पहचान होती है लाशों की इस तरह जी, से। जी। कोई किसी की अंगूठी को अपना रिश्ता मान रहा था। कोई किसी के नाम को उसकी ऐनक से पहचान रहा क्या था। बात। कोई किसी के नाम को उसकी ऐनक से पहचान रहा था। मेरे मातम की कोई पहचान नहीं थी। वाह। मेरे मातम की कोई पहचान नहीं थी। किसे बताती था कैसा वो, छोटे छोटे हाथ पांव थे, बच्चा था बच्चों जैसा वो। क्या मेरे मातम की कोई पहचान नहीं थी। किसे बताती कैसा था वो, छोटे छोटे हाथ पांव थे, बच्चा था बच्चों जैसा वो। पता नहीं जिस कब्र पर उसके नाम का पत्थर लगा हुआ है। पता नहीं जिस कब्र पे उसके नाम का पत्थर लगा हुआ है, उसमें वो कितना है। वाह। पता नहीं जिस कब्र पे उसके नाम का पत्थर लगा हुआ है, उसमें वो कितना है, वो कितना है। लेकिन घर के ताक में उसकी जो तस्वीर रखी है, वो पूरी है अब तक। क्या बात। घर के ताक में उसकी जो तस्वीर लगी है, पूरी वो है अब तक। पूरी है अब तक। 5 साल का चांद ये मेरा यूं ही रहेगा पूरा। मैं हूं जिंदा जब तक। क्या बात। पता नहीं। वाह। निदा साहब, आपके शुरू की शायरी में जो रोमांस भी काफ़ी रहा है। मुझे याद है आपका एक गज़ल जो बड़ी बड़ी नाजुक मिजाजी से आपने कभी कही थी, पिया नहीं जब गाँव में। उसके कुछ शेर अगर आप, आग लगे सब गाँव में, वहाँ एक देहात की नफ्सियात पूरी तरह उभर कर उस गज़ल में आई है। हम चाहेंगे कि देखिए, हमारा 3/4 जी 3/4 से ज्यादा इंडिया गांव में रहता गाँव है। में। और गांव का कल्चर, गांव का तहजीब हमारे हिंदुस्तान की पहचान भी है। और इस पहचान को मैंने न सिर्फ अपनी शायरी में बल्कि फिल्मी गीतों में भी इस्तेमाल किया। मुझे एक याद आ रहा है कि R.D. बर्मन के साथ में एक गीत लिख रहा था। जी। फिल्म राज कपूर बैनर की थी। गाना तैयार हो चुका था।
फाइनल रिहर्सल हो रहा था, तमाम म्यूजिशियन बैठे हुए थे, मैं था, फिल्म का डायरेक्टर था, फिल्म का हीरो रणधीर कपूर था। तो 1:30 बजे देखते क्या है कि लिफ्ट खुलती है और हाथ में भोलपुरी लिए हुए राज कपूर साहब एंटर हो रहे हैं। आके म्यूजिक रूम में बैठ गए, गाना सुना, गाने की तारीफ भी की। मैं सामने बैठा हुआ था, मुझे इशारे से बुलाया, मैं उनके पास जाके बैठ गया तो मुझसे कह लगे आपको इस गाने की सिचुएशन किसने सुनाई थी? मैंने इशारा रणधीर कपूर की तरफ कर दिया। मैंने कहा कि इन साहब ने सुनाई थी। कह लगे हाँ, इनकी सिचुएशन पे तो सुना आपने और लिख भी दिया। अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत हो तो चैम्बूर में हमारी कुटिया में भी आ जाइए, हम भी सुनाना चाहते हैं। R.D. बर्मन ने मुझसे इशारे से कहा ये गाना तो गया, अब अगर आप ये चाहते हो कि ये गाना कल रिकॉर्ड हो जाए तो आज ही उनकी कुटिया में जाकर उनसे सिचुएशन सुन लो। वो ज़माना मेरा स्ट्रगल का ज़माना था। आई वॉज जस्ट ए होमलेस बर्ड। मैं फौरन उनके जाने के बाद चैम्बूर पहुंच गया। चैम्बूर में अपनी वो कुटिया में बैठे हुए थे। 5 मिनट उन्होंने नॉस्टैल्जिया में गुजारे कि ये नरगिस हैं, ये विजंती माला हुई और ये हुआ। फिर 5 मिनट हंसी मजाक में और फिल्मों का क्या हो रहा है, और फिर एकदम सीरियस होकर कह लगे कि निज़र साहब सिचुएशन बस इतनी सी है, और अंग्रेजी के 3 सेंटेंस बोले, देयर इज ए गर्ल एंड देयर इज ए बॉय, देयर वाज ए गर्ल एंड देयर वाज ए बॉय, देयर विल बी ए गर्ल एंड देयर विल बी ए बॉय, एंड दैट इज द होल लाइफ। R.D. बर्मन की बनाई हुई ट्यून मेरे जहन में थी। मैंने जैसे ही उनके मुंह से ये लफ्ज सुने, वहीं के वहीं एक्सटेम्पोर लिख बनाकर मैंने कहा राज साहब आपने जो ये जुमले बोले इसी में पूरा गाना है। कह लगे वो कैसे? मैंने कहा सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। गाना वाज अप्रूव, रिकॉर्डेड। फिल्म का नाम? ये फिल्म थी बीवी ओ बीवी। अच्छा, राज कपूर के बैनर पे बनी थी। जी। इसके बाद भी आपने कुछ फिल्में लिखी? और भी फिल्में लिखी। एक फिल्म में गाना था एक कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब थे। आशा भोसले साहिबा माइक पर आई और उन्होंने शुरू किया, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और जहां मुकम्मल पे आई तो पंक्ति को नामुकम्मल छोड़कर मुझे आवाज़ लगाई। मैं गया कैबिन में, मैंने कहा फरमाइए। कह लगे निज़र साहब ये जो हमारे देश की तंदुरुस्ती है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें ये मुकम्मल जैसा मोटा तगड़ा तंदुरुस्त शब्द शायद कहाँ से आ गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आई डोंट माइंड टू चेंज। मैं खयाम साहब के पास आया। मैंने खयाम साहब ये तो मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरी किताब में से लिया गया है, लेकिन आपकी ट्यून पर मैं दूसरा अभी अभी लिख के दे देता हूँ। खयाम साहब ने स्टैंड लिया और जाकर उन्हें समझाया आशा जी को। इत्तेफाक से आशा जी मान गई और गाना भूपेंद्र और आशा जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड हुआ। और रिकॉर्ड होने के बाद पूरी हिस्ट्री है कि उस गाने का को कितनी पॉपुलैरिटी मिली। तो होता यही है कि लिखने वाले को
फ्री हैंड जब दिया जाता है तो वो शब्दों की तहजीब को सामने ले आता है। आपके और भी दीगर गाने भी काफ़ी मकबूल हुए। एक मबला को देखिए, जी अच्छा गाना या अच्छी रसोई या अच्छी पगड़ी बन जाती है, बनाई नहीं जाती। मोहन कुमार साहब थे फेमस स्टूडियो में, उषा खन्ना मेरा कोई गाना रिकॉर्ड कर रही थी। मोहन कुमार साहब आए, उन्होंने अपना कुछ सिचुएशन के 2 जुमले सुनाए। उषा खन्ना बैठी हुई थी, मैंने फौरन कहा कि ये तो सामने के बात मालूम पड़ रही है। कह लगे कि वो कैसे? कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। उषा खन्ना ने हारमोनियम पर उंगलियां फैलाई, मोहन कुमार ने सर हिलाया, दूसरे दिन रिकॉर्ड हो गया गाना। और आप ये जानते हैं कि ये गाना जो है ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जहाँ इंटरफियर किया जाता है, जहाँ मीन मेख निकाली जाती है, वहाँ गाना कमरे के अंदर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कमरे के बाहर झूठा नहीं। पिया नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में। निदा फ़ाज़ली की शायरी उनकी फ़िल्मी दुनिया में एक धूम मचा चुकी है। निदा फ़ाज़ली साहब ने गांव के तसव्वुर को, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी गांव के तसव्वुर को अपनी शायरी में जो रूप दिया है, जो शक्ल उभारी है, वो हमारी शायरी का एक अजीम हिस्सा है। फ़िल्मों के ज़रिए इसको काफ़ी तशहीर मिली है और उन्होंने फ़िल्मों में जो नग़मे लिखे हैं वो काफ़ी हद तक हमारी अवामी ज़बान का एक हिस्सा बन गए हैं। अभी हम उनके इस ख़यालात से महज़ूज़ हो रहे थे जो प्रोफेसर अज़ीज़ उंदरी साहब मुख्तलिफ़ शख्सियत के पहलू और उनके फ़िल्मी नग़मों से मुतल्लिक़ बातचीत कर रहे थे। ये सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी एपिसोड में, तीसरे और आखिरी एपिसोड में इससे मुतल्लिक़, यानी फ़िल्मी दुनिया से मुतल्लिक़ और फ़िल्मी नग़मा निगारी से मुतल्लिक़ निदा फ़ाज़ली साहब से गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा।